Hello, welcome all students at Emprise Academy. I am Dr. Nitin Wahi. I'm a PhD from GLA University and is working at the capacity of the head biology division at Emprise Academy. I would like to welcome you all. This is a video tutorial for class 9th. We will be initiating our syllabus for class 9th from the topic that is the cell. हम लोग आज क्लास 9th की वीडियो सीरीज बायोलॉजी की शुरू करने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं, जो चैप्टर है, द चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, इट इज द चैप्टर नंबर 1, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो बेसिकली व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज सेल। When you look at your body, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके, सो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट स्किन सेल टू द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व सेल which is present in your body, every part of your body is made up of either cell or their components. आपकी बॉडी के जितना भी पार्ट है वो सब या तो सेल या उसके कोई ना कोई कंपोनेंट से बने हुए हैं। तो अब हमें सेल के बारे में समझना होगा कि सेल होता क्या है, ये क्या काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं इन कंपोनेंट्स का क्या इंडिविजुअल फंक्शन होता है और किस तरीके से ये सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर सेल को बनाते हैं। हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे सेल ओरिएंट होता है, कैसे सेल बनता है, अपने न्यूक्लिक एसिड, अपने डीएनए, अपने आरएनए, अपने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, इन सब से मिलके इसका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है एक सेल। तो अभी हम उस सेल के बारे में देखने वाले हैं कि सेल होता क्या है। सो लेट मी इनिशिएट विद दिस टॉपिक। सो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, जब आप सेल के बारे में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, of life is cell. This is the structural and functional unit of life. Who discovered cell? सेल की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, किसने ऑब्जर्व किया? It was Robert Hooke. It was Robert Hooke who firstly discovered cell while observing the cork, under a simple microscope, under a compound microscope illuminated with a candle light. उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब कॉर्क के सेल्स को देखा, तो कॉर्क के स्ट्रक्चर को देखा, तो उन्होंने देखा that cork was divided into several parts, into several components, and these components, he called these components as cells. Then he gave the term cell. Cell is basically a component. So he was able to observe that the cork is being made up of several small components, and he called these small components as cells. Then it was Anton Leeuwenhoek who is credited for observing the first living cells. Anton Leeuwenhoek was the one who firstly discovered the power of simple microscope. Firstly, the visualization of simple cells, of simple living cells was being done by Anton Leeuwenhoek. It was Anton Leeuwenhoek. Anton Leeuwenhoek. And he was the one who firstly observed living cells.
He was the one who firstly observed living cell. He was able to visualize the tartar present over the teeth and determine the presence of bacteria. He was the first one to observe the presence of plant cells, the animal cells. He had an unusual hobby. इनकी एक हॉबी थी. ये क्या करते थे, ग्लास को लेते थे and he used to rub the glass in such a manner so that it can get transformed into lens. ये ग्लास को लेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते थे और उससे सभी चीजों को मैग्नीफाई कर करके देखते रहते थे. आप लोगों ने कुछ शरारती बच्चों को देखा होगा जो क्लास में ग्लासेस को घिसते रहते हैं, ठीक है, तो और वो ग्लासेस को घिस के चीजों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं उन ग्लासेस से. तो वो जो ग्लासेस हैं वो लेंस की तरह हो जाते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की तरह हो जाते हैं, एंड देन वी कैन ऑब्जर्व द माइन्यूट आइटम्स थ्रू देयर glasses, and thus it was Anton Leeuwenhoek who firstly visualized the living cell. Then it was cell theory. Then came two different scientists named as Sheldon and Sherwan. It was Sheldon and Sherwan who firstly gave the concept of cell theory. So in our book, what you are going to find is that the notes are prescribedly given. I would be discussing you with the main points that are being involved in the chapter. So, cell theory. The cell theory was given by two scientists. One was referred to as Sheldon and Sherwan. Okay, Sheldon and Sherwan. It was Sheldon and Sherwan who gave a concept of cell theory. The study of cell. The study of cell is commonly referred to as the cytology. There is a term that is being used. Study of cell. Study of cell is commonly called as cytology. It is referred to as cytology. Now coming back to the cell theory. It was Sheldon and Sherwan who gave the term cell theory. Now in the case of cell theory, they postulated certain hypotheses. इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस बताई, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और फिर कुछ इंफॉर्मेशंस को लेके आएंगे. अब इन्होंने क्या इंफॉर्मेशंस दी इस सेल थ्योरी के बारे में, उसे हमें देखना है, ठीक है. वी नो दैट द स्टडी ऑफ सेल इज रेफर्ड टू एज साइटोलॉजी. नाउ सेल थ्योरी. सो व्हाट वाज सेल थ्योरी? फर्स्ट, they gave three important concepts. Which are the three important concepts that they gave? The first concept was that all organisms are made up of cells or their components. So each and every living organism is made up of cell or their component. Then cells are normally alive and performs all physiological functions in an organism. All physiological functions in an organism. सारे के सारे physiological functions in an organism are always being performed by the cells. Then came another scientist and he was referred to as Rudolf Virchow. इनके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो. रुडोल्फ वर्चो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की. उसने बोला all cells arise from the division of pre-existing cell. सारे के सारे सेल्स केवल सेल के प्री एग्जिस्टिंग डिवीजन से बन सकते हैं. ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिससे आप किसी सेल को बना सकें. जैसे अगर मैं आपको दुनिया की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप एरोप्लेन बना सकते हैं, आप स्पेस की शटल्स बना सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला के भी आप अपनी बॉडी का एक
यूकैरियोटिक सेल नहीं बना सकते. So Rudolf Virchow came along with Sheldon and Shavon and modified the cell theory in a manner that he said that every cell arises from the division of pre-existing cell. सारे के सारे cells अपने pre-existing division से ही बनते हैं. So he gave a concept of omnis cellula e cellula. It was Rudolf Virchow. Okay. Last point. Rudolf Virchow gave the concept of omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula. That is, all cells arise from the division of pre-existing cell. That is, all cells arise from the division of the pre-existing cells. This is how the omnis cellula e cellula works. Now, there are certain exceptions to cell theory. Not every cell arises from the division of pre-existing cells. You can think about it. दुनिया में ऐसे भी कुछ सेल्स हैं, आजकल तो बड़ा नाम चल रहा है, COVID-19, कोरोना वायरस. Viruses are a type of organism which never arises from the division of a pre-existing cell. They are an exception to the cell theory. So viruses exception है cell theory के, ठीक है. So exceptions of cell theory include viruses. Exceptions of cell theory include viruses, mycobacterium, माइकोबैक्टीरियम इज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट. कोई भी ऐसा पैरासाइट जो सेल के अंदर रहता है वो भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होगा. तो अगर हम माइकोबैक्टीरियम के बारे में लिख रहे हैं, इट इज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट. व्हाट इट इज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट. इंट्रासेलुलर पैरासाइट. So this is also an exception to the cell theory. Okay. So there are other different points which have been added. Some of these are: a cell is made up of a living substance which is referred to as the protoplasm. So this part of the cell is referred to as the protoplasm. Any part that is living is referred to as the protoplasm. And this protoplasm is always being bounded by a membranous lipid bilayer which is commonly referred to as the plasma membrane. In certain other cells such as the plant cells, such as the bacterial cells and others, there could be another outer covering that could be present, and this outer covering is referred to as the cell wall, which is absent in the case of animal cells. So it is not compulsory that an outer covering must be present. It might be present or it might not be present. Then there are certain other exceptions of this cell theory. Unicellular eukaryotic organisms such as bacteria, such as amoeba, such as paramecium, such as chlamydomonas, giardia, other different types of organisms which are unicellular are also exception to the cell theory because they are considered to be acellular in nature. Okay. Then now the cells could be differentiated into two different parts.
One, it could be said to be a prokaryotic cell and a eukaryotic cell. So how we are going to differentiate between the two, that we would have to understand. दो तरीके के cells होते हैं, एक prokaryotic cell होता है, एक eukaryotic cell होता है. क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं दोनों के बीच में, तो वो हमें देखना होगा. व्हाट आर द बेसिक सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट. अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक एक सिंपल सेल है जो बहुत फास्ट रेप्लिकेट करता है. बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. Whereas when you consider the cells of eukaryotes, हम सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं. हमारे सेल्स राइट फ्रॉम प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ से लेके हम वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, हम तक जितने भी सेल्स हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं. इनके बीच में जो कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो क्या है, वो हमें देखने हैं. और वो कैसे होते हैं, क्यों है ये फंडामेंटल डिफरेंसेस, दैट वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड. सो लेट मी रब दिस आउट. So as I have told you that cell is the structural and functional unit of life. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. तो हम सेल को बीच में रखते हैं बेटा, ठीक है. और सेल को अब हम डिवाइड करते चले जाएंगे आगे की तरफ. तो सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है आपका यूकैरियोटिक सेल, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल. सो लेट मी डिवाइड द सेल इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सो वन इज सेड टू बी द यूकैरियोटिक सेल. Another one could be the prokaryotic cell. अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल का आपको सबसे पहले एग्जांपल से समझना चाहिए. यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, ह्यूमन का सेल. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ से लेके वर्टिब्रेट्स तक के सबके सेल्स किस में आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर. प्रोकैरियोट्स के अंदर किसके आता है, बैक्टीरिया का सेल आता है. सो दिस इंक्लूड बैक्टीरिया. Bacterial species, all cells from protozoans, zoans to humans to Homo sapiens to vertebrates. I should write vertebrates. Now, the basic differences between them is that the first difference, eukaryotic cell, a well-defined nucleus is present. A well-defined nucleus, एक बहुत ही अच्छा डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम्स के ऊपर ही फोकस करें, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं. द डिफरेंस इज दैट दिस इज एन एनिमल सेल एंड दिस इज अ प्लांट सेल. ओके, सो दिस इज अ प्लांट सेल बेसिकली बेटा, एंड दिस इज एन एनिमल सेल. अब देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं. अब ये एनिमल का सेल है तो कैसा होगा आप बताइए. एनिमल्स का सेल है तो एनिमल्स के सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि एनिमल का सेल भागने लग जाएगा इधर से उधर, नहीं. एनिमल का सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, एक सेल वॉल एब्सेंट होती है. कई सारे डिफरेंसेस हैं. खैर अभी हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो हम इसके बारे में फोकस करेंगे. तो पहला हम जो डिफरेंस बताया है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वेरी वेल डिफाइंड है क्योंकि न्यूक्लियस एक कवर के अंदर इनक्लोज्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अ वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसे हमने किस में रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रखा हुआ है. ओके, और अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, भाई प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, well-defined nucleus is absent. Well-defined nucleus is absent. Defined nucleus, or you can directly say that nucleus is absent. The type of division that you observed in the case of eukaryote is that mitosis or meiosis. Mitosis or meiosis takes place. Meiosis takes place. Here,
The type of division is binary fission. Binary fission occurs in which the bacteria divides into two. In the case of eukaryotic cell, the membrane bound organelles, ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर एक कवर होता है, जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, बेटा उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, प्लीज अगर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे यू विल बी एबल टू फोकस हियर। सी, दिस इज एन ऑर्गेनेली। व्हाट इज दिस ऑर्गेनेली? दिस ऑर्गेनेली इज रेफर्ड टू एज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑर्गेनेली is actually a membrane bound organelle. There is an outer membrane and there is an inner membrane. Okay, तो देखिए जहां पर दो मेम्ब्रेन है ऐसी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। व्हाट इज दिस इन द केस ऑफ प्लांट सेल? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। Such type of membrane bound organelles are completely absent in the case of prokaryotic cell. Prokaryotic cell में ऐसी membrane bound organelles नहीं होती। Membrane bound organelles in the form of mitochondria, chloroplast is present. Okay, here the membrane bound organelles are absent. Membrane bound organelles are absent. They have, इनके अंदर कैसा जेनेटिक मेकअप होता है, वो किस तरीके का होता है? दे हैव द यूकैरियोटिक सेल हैव 80s राइबोसोम्स। 80s राइबोसोम्स आर मच मोर हेवियर। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटा जो आगे प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। इनके अंदर 80s होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है? दे हैव 70s टाइप राइबोसोम्स। ओके, then there are other differences between the prokaryote and eukaryotes which are present. There are more than hundreds of differences between the prokaryote as well as the eukaryote. The centrioles are present in the case, and then there are centrioles which are absent in the case of prokaryotes. So chromosomes, the word chromosome is present, is being used in the case of eukaryote. Chromosomes are completely absent in the case of prokaryote. Then in the chromosomes also there are histone proteins which are present. Histone proteins are completely absent in the case of prokaryote. यहाँ पर क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं होता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। ठीक है, some of the examples that we can include are blue green algae, bacterial species, PPLO, bacterial species, blue green algae, BGA, pleuropneumonia like organelles. Okay, so these are some of the organelles that are being included in the case of prokaryotic cell. अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंसेस की। अब आप देखते हैं कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल देखा, यूकैरियोटिक सेल देखा। प्रोकैरियोटिक के अंदर सारी की सारी बैक्टीरियल स्पीशीज आ रही थी। तो अगर हम अब बात करें दो अलग अलग तरीके के सेल्स के बारे में, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, तो ये क्या है? एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? वन इज सेड टू बी द प्लांट सेल, अनदर वन इज सेड टू बी द एनिमल सेल। अब आप प्लांट सेल को देखें, किसी भी प्लांट को आप देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है वो प्लांट? द प्लांट अपीयर ग्रीनिश इन कलर। क्यों अपीयर ग्रीनिश करता है? बिकॉज इट कंटेन्स अ पिगमेंट दैट इज रेफर्ड टू एज क्लोरोफिल, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल होता कहाँ पर है? और क्या क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं होता? नहीं होता हमारे अंदर। हमारे अंदर अलग चीजें हैं, क्लोरोफिल नहीं है। एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेली, अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। अगर आप देखेंगे मैंने प्लांट सेल को ग्रीन कलर से बनाने की कोशिश की है, जिससे मैं आपको ये सिग्निफाई कर रहा हूँ कि इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है वही पदस करती है एक प्लांट पिगमेंट को, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। And it is this chlorophyll which provides color to the plant cell. So now we are going to differentiate this eukaryotic cell into two different types. One is said to be the plant cell, another one is said to be the animal cell. And then we are going to compare the plant cell with the animal cell. What are the similarities? What are the differences between the plant cell and an animal cell? Okay. So I would be rubbing this out.
So instead of cell, now this is eukaryotic cell. और basically what I have done here is that अभी जो हमने बनाया था हम उसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पोजीशंस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूकैरियोटिक सेल लिख दिया है, मान लीजिए टिक सेल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक सेल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, which are the two different parts. One is said to be the plant cell, another one is said to be the animal cell. ओके तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम प्लांट सेल लिख देते हैं, एक को हम एनिमल सेल लिख देते हैं। थोड़ा सा इधर की तरफ डिवीजन कर लेते हैं ताकि हम डिफरेंसेस को कर पाए प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में। ओके सो हियर इज एनिमल सेल, signifying the presence of chlorophyll. I am using green color for plant cells, so it is plant cells. Okay, so this is plant cells. Differences between the two, इनके बीच में क्या differences हैं पहले हम समझते हैं, बाद में देखेंगे। To save time, I have already made the diagrams. You can just visualize them up. अगर हम plant cells को देखते हैं, there is a very well defined cell wall. क्या है इसके अंदर? सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके सेल वॉल इज प्रेजेंट, देयर इज नो सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर, तो पहला ही डिफरेंस हमारे पास मिल चुका है, वेल डिफाइंड सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट, present, I am using the plus sign for the presence, and cell wall in the case of animal cells is completely absent. So cell wall is absent, but sometimes cell coat might be present. cell coat अलग चीज है। अगर आपके स्टमक के सेल्स हैं जिसके पास में HCl प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर आप देखेंगे म्यूकस का एक कोट है सेल के ऊपर, वो सेल वॉल नहीं है, वो है सेल कोट। सेल वॉल इज एब्सेंट बट सेल कोट माइट बी प्रेजेंट। Might be present. Okay. Now the next most important difference. The chloroplast is present in the case of plant cells. There is no chloroplast in the case of animal cells. That is why the animal cells cannot produce their own food through photosynthesis. They have to depend upon the plant cells directly or indirectly to act as a food source for the animal cells. That means animal cells by nature are heterotrophic and plant cells by nature are autotrophic in nature. Okay? So the second difference is that there is chloroplast present, and here the chloroplast is absent. Chloroplast absent, thus become heterotrophic, and the plant cells are always autotrophic in nature. These are the plant cells, these plant cells are always autotrophic. Okay, now the next difference, you can find out there is a mitochondria. There would be again mitochondria present in the case of plant cells also. Mitochondria is also present in the case of plant cell. प्लांट सेल के अंदर भी होता है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है। फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, फूड वैक्यूल और स्टार्च ग्रेन्यूल्स, जिसे हम बोल सकते हैं स्टार्च ग्रेन्यूल्स as well as food vacuoles are present both in the case of plant and animal cells. A plasma membrane is present. Plasma membrane is present in both the cells. Then there is a very large sized vacuole which is present. A very large sized vacuole is present in the case of plant cells because plants have the ability to store large amount of water content within themselves. Plant अपने अंदर बहुत ज़्यादा amount of water को store करके रख सकते हैं, इसीलिए plant के अंदर एक large vacuole present होता है. There is a large vacuole. Okay, this is a vacuole which is present associated with the plant cell. This contains water, minerals and other things for the plant to survive under harsh environmental condition. Then there is a Golgi apparatus which is a common organelle present in both plant and animal cells. Golgi apparatus.
So we got a difference here. The vacuole, very well defined vacuole, is present in the case of plant cell. Vacuole might be present in the case of animal cell, but it is almost certainly that it would be absent in the case of animal cell, and even if present, it would be of reduced size. So a well defined vacuole is present. A well defined vacuole is present. Small sized vacuole is present. Might be present. Might be present. Might be present. Okay. Then there is the nuclear pore apparatus. There is an apparatus which is present, that is referred to as nuclear pore apparatus, and there are endoplasmic reticulums which are present. This is nuclear pore. This is nuclear pore. The same nuclear pore will also be present here. There would be also nuclear pore, and there would be the endoplasmic reticulum. There would be also nuclear pore, and then the structures which are produced are endoplasmic reticulum. Endoplasmic रेटिकुलम, ये दोनों में ही होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ इन द केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन द केस ऑफ एनिमल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. But there is something which is present in the animal cell and is absent in the case of plant cells. Can you guess what? Animal cells divides by the formation of spindle fibers mediated by an organelle that is referred to as centrioles. Animal cell के पास में एक ऐसी organelle होती है जो spindle fibers बनाने में helpful होती है, और उस organelle का नाम क्या है? Centrioles. So there are centrioles which are present. Centrioles are absent in the case of plant cells. Plant cell के अंदर spindle fibers तो बनते हैं, लेकिन centrioles नहीं होते. So in the case of animal cells, centrioles are present. And in the case of plant cells, centrioles are absent. Okay. Sometimes plant cells may be connected from one cell to another. कई बार plant cells क्या होते हैं, एक दूसरे से connected भी रहते हैं. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक plant cell है, ये एक plant cell दूसरे plant cell के साथ में connected है, ये दूसरा plant cell तीसरे plant cell के साथ में connected है, और इन सब प्लांट सेल्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा. दिस इंटरकनेक्शन इज रेफर्ड टू एज प्लाज्मोडेस्माटा. लेट मी शो दिस much more correctly to you. These are the two different plant cells. अगर मैं इसके ऊपर सेल वॉल भी बना देता हूँ, please do excuse me for my art. And this interconnection that is present in between the two plant cells is commonly referred to as plasmodesmata. Plasmodesmata. तो देखिए प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में. प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स. सो इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट. प्लांट सेल्स are connected to each other through cytoplasmic interconnections. नहीं होते एनिमल सेल्स. Do not connect to each other through plasmodesmata. ठीक है.
तो ये दोनों एनिमल सेल आपस में कनेक्ट नहीं करते प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। आपने एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा जो कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट स्पीशीज के बीच में। ये ऑर्गेनिज्म एनिमल की तरह भी बिहेव करता है और प्लांट की तरह भी। इस ऑर्गेनिज्म की कहानी सुनी। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है यूग्लिना। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज यूग्लिना। ओके, सो as I am writing, it is half a plant as well as half an animal. Now what does that signify? ठीक है, it can behave as both plant and both behaves as, or I should write, it is the connecting link in between plants and animals. Okay, plants and animals. So this is the connecting link between plants and animals. Now what does this signify? It is a connecting link. This organism has an ability, or it has chloroplast present in itself and thus can synthesize its own food through photosynthesis. ये photosynthesis से अपना food बना सकता है, but can also act as an heterotrophic organism and consume bacteria, blue green algae and other different types of organisms if sunlight is not available. अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी काफी दिनों तक तो ये एनिमल सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा और बैक्टीरिया को खा लेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को खा लेगा और सरवाइव कर जाएगा। तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल स्पीशीज के बीच में। अब इसके साथ में ही मैंने आपको एनिमल स्पीशीज और प्लांट एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच के स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश की है। इनमें कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर न्यूक्लियर पोर है। एक और डार्कली स्टेन्ड रीजन मिलेगा आपको न्यूक्लियस के अंदर। उस रीजन का नाम क्या है? उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियोलस। दिस डार्कली स्टेन्ड रीजन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियोलस। ये दोनों में मिल रहा होगा। देखिए एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल के अंदर भी ये रीजन प्रेजेंट है। दिस रीजन इज कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ये वो रीजन होता है जो सेल के आरएनए को बनाता है, राइबोसोम्स को बना देता है आगे चल के। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? राइबोसोम की छोटी छोटी यूनिट्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? वो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। गोल्गी एपरेटस भी यहां पर प्रेजेंट होती है दोनों ही सेल्स के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में ही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों ही सेल्स में है। तो ये इनके बीच में सिमिलरिटीज हो गई। अब डिफरेंस कहां कहां पर है? सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की, एनिमल सेल में है, प्लांट सेल के अंदर नहीं है। ओके, एंड देन द प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल सेल में है, प्लांट सेल के अंदर नहीं है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस। ओह सॉरी, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट इन प्लांट सेल, absent in the case of animal cells. So ये कुछ differences थे, कुछ similarity थी जो मेरे को प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में आप लोगों को बतानी थी। अब देखिए सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं आपकी नोट्स के अंदर, तो उसे आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर बहुत वेरिड हो सकता है। डिफरेंट सेल्स अज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके, बट देयर इज नो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर लोअर यूकैरियोटिक सेल्स सच एज अमीबा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, जबकि बाकी अदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका शेप फिक्स होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकते हैं। आप लोग आगे चलकर टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल्स ही हमारी बॉडी के अंदर मिलके क्या बना लेते हैं? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे और वो मिलके बनाएंगे हम जैसे एक ऑर्गेनिज्म को। ऑफ कोर्स मुझसे तो बेटर ही, क्योंकि अब देख ही सकते हैं, छोड़िए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किस तरीके से सेल्स मिलके आगे बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं। जैसे आपको पता हो कि क्लास जब शुरू होती है या सेशन जब शुरू होता है तो सब नए नए बच्चे आते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये कौन आ गया यार, ये मोटा सा पतला सा कौन कौन आ गए हैं क्लास में, आपको नहीं पता होता। लेकिन थोड़े दिन में क्या होता है कि कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, मतलब क्लास के बच्चे जो एक जैसा होते हैं, उद्यमी एक साथ में, पढ़ने वाले एक साथ में, बंक मारने वाले एक साथ में, भागने वाले एक साथ में, तो दे यूज्ड टू फॉर्म ग्रुप। और फिर वो ग्रुप करके एक जगह पे कोने में या फिर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं या वहाँ आके बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से ग्रुप बना लेते हैं।
तो ये क्या है, यही हमारे सेल्स भी करते हैं। जिन सेल्स का सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन होता है वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं और वो क्या बना देते हैं, टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे कार्डिक मसल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या बना लेंगे, हार्ट को बना लेंगे। हमारे नेफ्रॉन्स क्या बना लेंगे, किडनी को बना लेंगे। न्यूरॉन्स क्या बना लेंगे, ब्रेन को बना लेंगे। ठीक है, तो दे फॉर्म्स ऑर्गन। अब अलग अलग तरीके के ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन मिला लिया आपने, स्पाइनल कॉर्ड आपने मिला ली, तो ये क्या बन गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अलग अलग तरीके के नर्वस सिस्टम आपने बना लिए, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम आपने बना लिया है। फिर अलग अलग तरीके के सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, द central nervous system, and the muscle movement, locomotion system, the reproductive system, all these combines together and they form an organism. ओके तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या बना देते हैं, आगे ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेल, वो कंपोनेंट जिसने मिलके आगे चल के ऑर्गेनिज्म को बनाया। सबसे बड़ा अगर हम सेल के बारे में बात करें, ऑस्ट्रिच सेल इज द लार्जेस्ट सेल। अगर हम सबसे छोटे सेल के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा लेड-लिवी सेल इज ऑफ 0.1 माइक्रोन। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो आप प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा को अगेन फिर से आप लगा सकते हैं। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। द लॉन्गेस्ट सेल, द न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। द सेल विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कार्डिक मसल सेल्स। कार्डिक मसल सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी होमो सेपियंस के बारे में बात कर रहा हूं, होमो सेपियंस के अंदर कार्डिक मसल सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे अमीबा एक चौरस होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पूरी दुनिया में। तो हर एक सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेरी करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सेल के कंपोनेंट्स को, विच आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल किस किस से मिलकर बना होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि एक क्लास की एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, एक स्टूडेंट। अ स्टूडेंट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्लास। क्लास में वही होगा जो भैया अपना एक स्टूडेंट कर रहा होगा। तो अगर किसी के स्टूडेंट को समझ में आ रही है तो सबको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस स्टूडेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं। ऐसे ही हमारे सेल के क्या क्या कंपोनेंट हैं। Cell wall, the external outer membrane which is present in the cell is said to be the cell wall. Then there is a cell membrane which is present, membrane of course, ठीक है, मेरी membrane बड़ी है, छोड़े। So there is a cell membrane which is present. Then after the cell membrane, there are the other structures which are present, the living part of the cell. The living part of the cell is said to be the protoplasm. अब ये living part of the cell क्या होता है? सेल की कोई भी ऐसी ऑर्गेनली जो अपने आप को डिवाइड कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल या लिविंग पार्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट सेल वॉल, एक्सेप्ट वैक्यूल्स, एक्सेप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, all other components of the cell have the ability to divide. बाकी सारे कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं। तो उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, all those components are said to be the living part of the cell, the part of the cell that is referred to as protoplasm. तो हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, अब हम अपने अगले लेक्चर में जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम शुरुआत करने वाले हैं सेल की मेम्ब्रेन से। जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से शुरू करेंगे। ये लेक्चर 1 था क्लास 9th के लिए। यू विल गेट रेगुलर लेक्चर्स। अब मैं व्हाट्सएप पे आपसे बात करूंगा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। यू हैव माई नंबर। किसी को डर लग रहा हो कि नहीं अरे पता नहीं क्या खतरनाक से टीचर है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग एट मी ऑन यूट्यूब यू कैन like, share and subscribe the channel. You can also inform your fellow friends to join our channel.
and this is going to be interesting. This is the journey that we have started from the cell and we'll move inside the cell. हमने सेल के बाहर से शुरुआत की है, सेल के अंदर तक जाएंगे, सबसे अंदर हम पहुंचेंगे न्यूक्लियस के अंदर और समझेंगे अपने जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए और आरएनए को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, ओवर एंड आउट। आई एम डॉक्टर नितिन वाही फ्रॉम एम्प्राइज एकेडमी, मथुरा।